ब्रेनस्टॉर्म करो एंड थिंक ऑफ द 5 थिंग्स जो कि आपको लगता है कि आप प्रोबेबली करते हो ड्यूरिंग राइटिंग योर आंसर. नहीं करना स्टार्ट किया तो आप कर सकते हो. सो प्लीज राइट डाउन. जल्दी से ब्रेनस्टॉर्म करो. दैट इज योर 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स. Everyone, you can please turn on your cameras. 5 biggest mistake that we commit during answer writing. I have given GPSC means understanding the question of the demand is the first concern and the mistake that I made, Chandani. Very true. So Hasi, understanding the demand of the question. Try to explain everything. Yes, Lalita. Weak presentation. Okay, Shehtaj. सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सही आप बोला आप लोगों ने गाइस. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. कुछ भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास आके लिखते हैं एंड द फर्स्ट थिंग दे डू इज़, अगर मैंने पूछ लिया ना कि टेल मी कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग योर वेदरिंग. सपोज करो क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ द क्लाइमेट चेंज is impacting your weathering, तो वो पता क्या बताना स्टार्ट कर देंगे? अबाउट द वेदरिंग, टाइप्स ऑफ वेदरिंग, क्लाइमेट चेंज को भी एक्सप्लेन करने लग पड़ेंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करने लग पड़ेंगे गाइस. और आप अपने नोट्स नहीं बना सकते. यू आर राइटिंग एन आंसर. सबसे बड़ी मिस्टेक, अगर लिखा भी है ना, अगर आपने ये अंडरस्टैंड भी कर लिया, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली वर्ड्स को समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या डिस्कस लिखा हुआ है, क्या उसके सॉल्यूशंस पूछे हैं, क्या इवैल्यूएट बोला है. ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हाउ द थिंग्स आर मेंशन इनटू योर क्वेश्चन. ये भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. अंडरस्टैंड दिस गाइस, बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले ना, अगर आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए ना, यू हैव अप्रॉक्सीमेटली, कई बार हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, उसको लिखने के लिए हमारे पास मिलते हैं 7 मिनट्स, और जो हमारे बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनको 10 से 12 मिनट भी मिल जाते हैं हमें लिखने के लिए, अगर हम इसको 7 मिनट लगा रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर, दैट इज़ योर 10 मार्कर और योर 15 मार्कर. अगर इस 7 मिनट्स में ना आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगा रहे हो और क्वेश्चन को सोच रहे हो कि कहाँ से पूछा हुआ है, जीएस पेपर 1, 2 किस हिस्से का है, ये क्या कोई कंटेक्स्ट में चल रहा था किसी के न्यूज़ में, ये क्यों पूछा गया ना, इस पर अगर 2 मिनट लगा लोगे तो इट इज़ वर्दी ऑफ एवरीथिंग. इट इज़ वेरी वर्दी. और उसको अंडरलाइन ज़रूर किया करो. हाउ द क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग योर वेदरिंग आज की डेट में डिस्कस. एक पार्ट है, सबसे पहले तो ये 100 वर्ड्स का होगा. दूसरे वर्ड का हो सकता है क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा हो, एक्सप्लेन टाइप ऑफ वेदरिंग, व्हाट इज वेदरिंग, टाइप्स ऑफ वेदरिंग एंड हाउ
द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग योर वेदरिंग। अब ये क्या हो गया, 200 मार्क्स का हो गया बच्चे। और मैंने क्या पूछा, वेदरिंग के बारे में, उसके टाइप्स और क्लाइमेट चेंज के बारे में। यहाँ पे क्या था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे को क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना था। सीधे जंप करना आप लोगों ने क्वेश्चन के ऊपर, कुछ भी हे वाई थिंग्स, टॉम जैक हैरी की स्टोरीज नहीं सुनानी। प्लीज कीप दैट इन माइंड, ये बहुत जरूरी है। हम लोग अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा रहा है आज तक ना, हम लोग स्कूलिंग में भी यही करके आए हैं, तो दिस इज बाय डिफॉल्ट नेचर कि हम लोग वैसे ही चीजें करने लग पड़ते हैं। नहीं करनी गाइस, नहीं करनी। आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि क्या पूछा हुआ है। अगर आपको वेदरिंग पूछी हुई है देन यू हैव टू टेल, अगर नहीं पूछी हुई तो नहीं बतानी, अगर टाइप्स पूछी है तो बताओ। और वो भी अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बोला, व्हाट इज वेदरिंग, एक्सप्लेन टाइप ऑफ वेदरिंग एंड हाउ द क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग योर वेदरिंग। अब बहुत सारे बच्चे ना ऐसा होगा, अगर सपोज करो 200 वर्ड्स का है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट कि आप अंडरस्टैंड करो, इसको भी समझो कि दिस इज माइनर थिंग। जो फर्स्ट हाफ में पूछा जाता है ना बच्चे, वो हमेशा माइनर होता है, और जो लास्ट में है ना, वो दैट इज मेजर। हम लोग क्या करते हैं, 150 वर्ड्स में ही एक्सप्लेन कर देते हैं और 50 वर्ड्स में ये बता देते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। नो 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 नो, नेवर 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 डू दिस। आपका जो फर्स्ट हाफ होता है, probably 95% इट इज द माइनर थिंग, और उसको कम शब्दों में समेट के फोकस हमेशा और हमेशा एंड वाले पे पार्ट पे रखा करो कि कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है हमारी वेदरिंग को। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अपने अपने सभी कैमराज ऑन कर लो, आई वुड लव टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग, है ना हर्षिता? प्लीज कैमराज ऑन कर लें, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ना इस चीज़ को समझें कि आगे वाला माइनर पार्ट होगा गाइस, पीछे वाला जो है हमारा वो मेजर होगा। यहाँ पे जितनी जल्दी इसको ख़त्म कर पाओगे करो, और उसके बाद मेन फोकस यहाँ पे रखना है मेजर वाले पार्ट के अंदर, द लास्ट हाफ, द सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक और मिस्टेक होती है हम लोगों की, कोई बात नहीं, जिनके काम चल रहे हैं कोई बात नहीं, जॉब्स पे हैं कोई बात नहीं, बट सुन लो, ठीक है। सेकेंड हाफ जब आप लोग आंसर कर रहे हो ना, अब हम लोग क्या करते हैं, द सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक यू डू इज यू स्टार्ट रिपीटिंग योर पॉइंट्स। मैंने पूछा क्लाइमेट चेंज वेदरिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है, यू विल स्टार्ट टेलिंग मी सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, उसके बाद नीचे आके प्लेन्स जो है ना, फ्लड्स जो है, सारी मिट्टी ले जाता है, सिल्ट ले जाता है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली व्हाट यू आर अगेन एंड अगेन डूइंग इज गाइस कि आप हमेशा और हमेशा आप क्या करते हो, आप चीज़ों को रिपीट करना शुरू कर देते हो। बिग नो नो अगेन, दिस इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है, उस चीज़ का दिमाग में रखना बात को। सबसे पहली हमारी जो चीज़ होती है इन एनीथिंग की डिमांड समझो कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है और उसी पे फोकस आउट रखो, अपना फोकस वहीं पे रखो। और दूसरा, सेकेंड हाफ जो आपका क्वेश्चन है उसको ज़्यादा वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स आप लोगों ने डेडिकेट करने हैं। और थर्ड, नेवर रिपीट योर पॉइंट्स, रेदर गिव देम अ इंक्लूसिव आंसर। इंक्लूसिव आंसर देने की कोशिश करो। पता है मेंस क्रैक करना ना सबसे आसान है। आप प्रीलिम्स निकाल लेना, मेरे पास मेंस के लिए आना, मैं आपको गारंटी देती हूँ 101% मैं आपका मेंस निकाल दूँ। इतनी गारंटी दे रही हूँ मैं आप लोगों को, पर उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनिशियली हम लोगों को, जैसे आप लोग कर रहे हो। इंक्लूजन लाना ना किसी भी टॉपिक के अंदर, ये कला है। एक्चुअली यूपीएससी आप लोगों को ना
मेंस की आंसर राइटिंग में ये चीज़ देख ही नहीं रही है. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो देख ही नहीं रहा कि इस बंदे को ये पता है कि ये क्या होता है, वेदरिंग क्या होती है. वो इसीलिए आजकल ऐसे बेसिक सवाल पूछते भी नहीं. वो ऐसे बेसिक सवाल इसलिए पूछ भी नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या देखना है, वो देखना चाहते हैं कि इस कितना विजनरी है ये इंसान जो हमारे कल दिन को हमारी सर्विसेज ज्वाइन करेगा. हाउ विजनरी ही इज, वो कितनी दूर की सोच सकता है. एक लीडर, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही है जहां पे एक आम एस्पिरेंट सोचना छोड़ता है ना, वो वहां से सोचना स्टार्ट करता है. एक लीडर भी ऐसा ही होता. जहां पे आपने सोचना छोड़ा ना कि हाँ यार बस इससे आगे नहीं, एक अच्छा एस्पिरेंट जो टॉप रैंकर होगा ना वो उसके आगे भागेगा. नहीं यार और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसमें मैं इसके अंदर डाल सकूं और बहुत सारी डाइवर्सिटी दे सकूं चीज़ों को. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस. इंक्लूजन, इंक्लूजन पता है कैसे आती है? हिस्ट्री. अब सारे मुझे ना ब्रेनस्टॉर्म करो. अगर आपको कोई भी आंसर आ जाता है, व्हाट ऑल डायमेंशंस यू कैन राइट, प्लीज ब्रेनस्टॉर्म. ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट करो अभी के अभी. जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, जो लोग आपका रिकॉर्डेड देखेंगे है ना, या कुछ भी, इसको स्किप मत करना प्लीज़ एंड प्लीज़. मेरी गुजारिश बस इतनी सी है. हमारा टाइमर ये रहा है, हमारे 2 मिनट स्टार्ट होते हैं अब. प्लीज़ ब्रेनस्टॉर्म. आपके पास कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, आपके पास कभी भी कोई आंसर आ जाता है हिस्ट्री जोग्राफी एस्पेक्ट से, है ना, इकोनॉमी एस्पेक्ट से, आप कितनी चीज़ों को लिख सकते हो, कितने आपके पास ऐसे डायमेंशंस हैं. प्लीज़ डू इट. एक बारी ज़रूर करना, एक बारी ज़रूर करना. इसके बाद जब मैं आपको आंसर बताऊंगी ना, आपका एक ओ अच्छा ये भी होता है, आपको ये ऐसी वाली फीलिंग आएगी. बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट. One minute left, half minute is over. बस ललिता, बस अवंतिका. बस सिमरन. Twenty seconds, 15 seconds left. टाइम अप. प्लीज़ अपने अपने आंसर बताना मुझे ज़रा. एवरीवन इज सिटिंग ऑनलाइन. इफेक्ट्स, कॉजेज, प्रतीक. ओके, अब जो लोग बैठे हुए हैं घर पे वो अपना कैमराज ऑन कर लो. चलो शाबाश. ओके, टाइमलाइन, कंसेप्ट, सोसाइटी, इकोनॉमी, नेशनल, इंटरनेशनल, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंट इफेक्ट्स, हाउ. बस ख़त्म. इंटरनेशनल, नेशनल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंडीशंस, political situation, regional situations, women, what, when, why, how. वैसे तो अभी पॉलिटी चल रही है. पॉलिटी में अभी मैं आप लोगों को ना, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने अपने लेवल के ऊपर, तो आपको पता है आपके पास सिर्फ और ये सिर्फ ये नहीं होता.
अगर आपने इंक्लूजन बनाना ना, जीएस पेपर 1 2 3 4 का ना सेग्रीगेट कर देना, और ये चार्ट है और ये कुछ नहीं है, दीज आर द की वर्ड्स जो कि डिस्कस होते हैं क्लास में भी कई बारी, और कभी भी आप जीएस पेपर 1 2 3 4 पढ़ोगे ना तो ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे, दीज आर द डायमेंशंस, आप लोग ऐड कर सकते हो। एंडलेस है ये, एंडलेस। इसके अलावा और बता रही हूँ अभी, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और भी हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, एनवायरनमेंट, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अलग, ग्लोबलाइजेशन अलग, क्योंकि हर एक टॉपिक बच्चे हर एक डायमेंशन में ऐड नहीं हो सकता, आपको बहुत सारी डायमेंशंस रखनी है अपने दिमाग में, बहुत सारी, ताकि आप किसी ना किसी से कनेक्ट कर सको और इंक्लूजन लेके आ सको। अर्बनाइजेशन, population, globalization, regionalism, communalism, secularism, social empowerment when woman and your child, colonization, mobilization, indigenization, transport, storage की problem, मार्केटिंग, कंजर्वेशन, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को ना गाइस आपके जीएस पेपर 1 2 3 4 के अंदर मिल जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज, है ना, ये जीएस पेपर 2 में आ जाता है, एनजीओ वाला पार्ट, ई टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, प्रोटेक्शन, बेटरमेंट, इंफ्रा कैसा है उसका वो बात करो, आईटी के बारे में बात करो, स्पेस, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी है, ट्रेडमार्क्स भी है, अचीवमेंट्स भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, आपका कोई एक्ट्स, रिपोर्ट्स, कमिटीज, ग्रुपिंग्स, एजेंसीज, और ये डायमेंशन आपकी सोसाइटी की, मेन, वुमेन, चाइल्ड नहीं, उसमें माइनॉरिटीज, एससी एसटीज, ओबीसीज, एलजीबीटी, ईडब्ल्यूएस इज ऑल्सो द ग्रुप, इवन योर पीवीटीजी इज ऑल्सो द ग्रुप, इंडियन डायस्पोरा, एनिमल, प्लांट्स, सब कुछ आएगा इसमें। और सिर्फ यहाँ पे आपकी स्टोरी खत्म नहीं होती, you can even relate it to secularism, sovereign society, is it democratic republic, ठीक है जी, justice, liberty, equality, fraternity, dignity, unity, integrity, how, when, what, where, everything, every dimension should be in your head। पहले तो ना सबसे पहले अपनी डायमेंशंस का एक पेज बना लेना, क्योंकि आंसर में नंबर तभी मिलते हैं जब हम उसको डाइवर्सिफाइड वे में उसको कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं मिलते। सिर्फ अपने आप को एक डब्बे में बांध के नहीं रहना कि यहाँ तक ही सोचना, नहीं, बियॉन्ड योर क्लासेस, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, यू हैव टू थिंक वेरी बियॉन्ड। अगर बाकी पेपर क्लियर ना उसी का होता है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोच वाला है, तभी तो आज की डेट में सिर्फ डायमेंशंस नहीं, इवन आपका जो मैप्स बना रहा है उसको नंबर मिल रहे हैं। ये मैप्स ना सिर्फ इंडिया और वर्ल्ड के चलते थे, फिर एक ट्रेंड आया, कहते हैं रीजनल मैप्स भी बनाओ, जिसमें आपके स्टेट की मैप्स बने होंगे, रीजनल मैप्स होंगे। और द लास्ट मिस्टेक वी कमिट, जो सबसे बड़ी है हम लोगों की, वर्ड्स का ध्यान ना देके 200, 150, 100, 50, हर एक वर्ड को प्रिपेयर करना, हर वर्ड को ना, हर आपके ये जो क्वेश्चन टाइप है ना इसको प्रिपेयर करना। आज की डेट में यूपीएससी में या तो 100 या 200 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एम आई राइट? यही पूछ रहे हैं, बट पता नहीं लगता कि कब ये 150, कब आपका ये 50 वर्ड्स भी हो जाए। तैयारी हर किसी की रखना अपने हिसाब से। एंड जो गलती हम लोग करते हैं, 200 वर्ड्स को बच्चे हम लोग ना 150, 100, 220 में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर ये 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है ना, आप लोगों को गाइस ये 180 या उससे कम में ख़त्म करना पड़ेगा।
अदरवाइज पेपर पूरा नहीं होता, पेपर पूरा नहीं होता। ये 365 प्रोग्राम ना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ना एक आंसर राइटिंग हैबिट आपको दिलवाएगा, आपका कंटेंट तैयार करेगा। बट जब आप मॉक लिखोगे ना फुल लेंथ 3 घंटे में, जब आप 20 क्वेश्चन लिखते हो तो उंगली होती है ऐसी, हैंड एक्सरसाइज क्योंकि बिल्कुल नहीं होती, तो वो मॉक लिखने बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, हम इसको जो है 200 वर्ड्स हैं तो इसको 200 वर्ड्स में ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नहीं, यू हैव टू सम अप इट टू द लेसर पार्ट, कम में ख़त्म करना है हम लोगों को, और इंक्लूजन भी देनी है। अब यही टाइम चैलेंज है हम लोगों को जो आंसर राइटिंग के दौरान करना पड़ता है। ये ओवरनाइट कोई स्विगी डिलीवरी नहीं है जो मैं करवा सकूं। दिस नीड पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस इन यू। आपको बहुत ही पेशेंट होना पड़ेगा अपने साथ कि यार आई नीड टाइम। ये जितने भी आज आंसर्स ना मैं आप लोगों को टॉपर्स के दिखाऊंगी, सो देखते हैं टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, एक एक्टिविटी होती है कि हमें ना बड़ी मोटिवेशन मिलती है और हमें एक विजन क्लियर होता है। देखते रहो, आजकल तो है ना टेलीग्राम पे भी बहुत कुछ मिल जाता है हम लोगों को, गूगल पे चले जाओ वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा है, ये आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन है, मैंने रैंडम गूगल पिक्चर्स ही उठाई हैं। तो कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम हिस्ट्री में कैसे डायग्राम्स, नटराज जी की देख लो बनाई है उन्होंने। आपकी क्रिएटिविटी है बॉस, मतलब कि ट्रस्ट मी, दिस इज योर क्रिएटिविटी, व्हाट यू कैन डू। मुझे आप लोग पूछते हो कि मैम कैसे बनाना है, ज्योग्राफी में ही नहीं आप लोग मैप्स बना के लेके आते। यहाँ पे टॉपर ने ना हिस्ट्री में भी डाल दिया, वो भी नटराज की मूर्ति बना दी। अब यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट व्हेन यू आर मेकिंग दीज डायग्राम्स, यू जस्ट हैव टू शो केस कि मुझे आता है, मुझे पता है ये, और वो इसी से इतना खुश हो जाएगा ना जैसे अभी आप लोग खुश हो रहे हो। तो हमने वही करना है एग्जामिनर के अंदर, एक इम्प्रेशन छोड़ना कि यार ठीक है यार मुझे पता है। एंड लुक एट द प्रेजेंटेशन। अब कई मुझे लोग ना ये बोलते हैं कि मैम हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। हैंड राइटिंग डजेंट मैटर। जितनी भी अच्छे हैंड राइटिंग वाली भी लड़कियां होती हैं ना, जब पहला क्वेश्चन लिखती है ना अपना मेंस क्या, और जो 20th होता है तो पहचान में नहीं आता इज इट द सेम पर्सन हु इज राइटिंग। मैं खुद जब हम लोग लिखते हैं ना तो ऐसा हो जाता है। सो इट डजेंट मैटर, बट इतना रखना कि बंदा पढ़ सके, एजिबल हो, पढ़ने लायक हो, कि दिस ही लग रहा हो, ऐसा ना हो कि कुछ और ही बन जाए वो। और ऐसा नहीं, वो क्या होता है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दो जो आज तक वो खुद भी नहीं डिसाइफर कर पाए हैं, वैसे भी नहीं लिखना। बस इतनी कंडीशन है, हैंड राइटिंग डजेंट मैटर, बस इतना लिखना हम लोगों का कि समझ में आ जाए। और सबसे पहली बात यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया आंसर के अंदर, ये जो क्वेश्चन है ना हम लोगों का, यहाँ पे अंडरलाइनिंग की है। अब होता क्या है, अब जैसे मैंने समझाया था, मेरे पास तो ऐसे रोज ऐसे कोई ना आ जाता है, तो कहते मैम देखो हमने तो अंडरलाइन भी किया था, देखो हम ना फिर भी हम ना आंसर से भटक जाते लिखते लिखते। बच्चे ये ना बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप अंडरलाइनिंग कर रहे हो ना, उससे पहले आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग भी ज़रूर करो। पहले तो अंडरलाइनिंग देखो क्या है, ठीक है। इनेल स्कल्पचर्स हैज़ मास्टर्ड आर्ट ऑफ योर मेटल, टेराकोटा एंड स्टोन कार्विंग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, डिस्कस गिविंग इलस्ट्रेशंस। तो ये जैसे हम लोगों का सिर्फ 2 आपके पेजेस का ही आंसर लिखना था हम लोगों ने। अब इसको अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कीवर्ड्स थी, आर्ट ऑफ मेटल, टेराकोटा, स्टोन कार्विंग एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इलस्ट्रेशंस देनी है। अब जब आप लोग इसको डिकोड करोगे ना अपने दिमाग के अंदर,
या फिर आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, आपका पेज है एक साइड पे, यहाँ पे आप लोग ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, कहीं पे भी आपका आगे पीछे जो रफ पेजेस भी दिए होते हैं मेंस के आंसर शीट के अंदर, वहाँ पे भी जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो बार बार अपने कीवर्ड्स को पढ़ा करो। 7 मिनट्स मैंने बात की थी, अगर 2 मिनट आप लोग क्वेश्चन समझने के लिए लगा दोगे और 2 मिनट यहाँ पे लगा दोगे, या 2 या 3 मिनट भी लगा दोगे ना आंसर को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, आप नेक्स्ट 2 मिनट्स में आराम से आंसर लिख सकते हो। आई कैन चैलेंज यू दैट इन जस्ट 2 मिनट्स और लेस देन दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आपने क्या लिखना है। हम लोग लिखते लिखते ना, आप कभी भी देख लेना, अभी भी क्लास में हो ना आप लोग, मैं पढ़ा रही होंगी और ना कुछ बैक ऑफ द माइंड कोई और एक हाल चल रहे होंगे, है ना, शायद किचन के, चाहे खाने के, या कोई है ना सोशल, ये ऐसा होता है, दिस इज ह्यूमन नेचर। इसीलिए बोल रही हूँ बड़े ही कॉन्शियस और एक्टिव माइंड के साथ आप लोगों ने गई ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, बहुत ही कॉन्शियसली, वही एक्टिव हो के अपने आप को जगा के, नहीं मुझे जागना है, मुझे इसी के रिलेशन में आंसर लिखना है। दिस इज द चैलेंज दैट यू हैव टू गिव। अपने 4-3 आपका हाफ मिनट, अगर यहाँ पे 4 मिनट्स भी आप ये इस चीज़ में लगा रहे हो, इन नेक्स्ट 3 मिनट्स यू कैन ईजिली राइट योर आंसर, होल लूप, क्योंकि उसके बाद आपके भटकने की चांसेस बहुत कम होंगे। यहाँ पे मार्क करना शुरू करो कि मैंने ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, एंड ईजिली आप लोग आंसर लिख पाओगे। अब देखो अगेन मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे छोटी सी इंट्रोडक्शन, परफेक्ट इंट्रोडक्शन, 2 से 3 लाइनें मैं बोलती हूँ कि लिखो, ये 3 लाइन नहीं है, ऑलवेज राइट इन 2 और 3 लाइन्स, और ना ऐसा कुछ लिखो जहाँ पे ना आपके क्वेश्चन एड्रेस होता हो बेसिकली। अब हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स वी स्टार्ट राइटिंग योर डेफिनेशन, किसी ने लिखा भी था डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन कभी मत लिखना इंट्रोडक्शंस में, अगर ये कोई करता है प्लीज़ अवॉइड, आज की डेट में ही छोड़ दो। डेफिनेशंस आर नॉट रॉन्ग टू राइट, पर उससे ज़्यादा डिजास्टरस कुछ नहीं कर सकते आप अपनी ज़िंदगी में कि एक इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिख रहे हो किसी चीज़ की। देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा है, सिंस एंशिएंट टाइम्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC to the later times of the kingdoms, sculptures have evolved in various art forms। अब इन्होंने इस चीज़ को सबको एड्रेस किया। क्या ये इंट्रोडक्शन आपको लग रहा है कि क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, हम लोग कई बार इंट्रोडक्शन ऐसे लिखते हैं जो कंटेक्स्ट में ही नहीं होती, इसकी हैबिट डालना। 365 प्रोग्राम, रोज़ जब आप लोग एक क्वेश्चन, सुबह मिल जाएगा आपको, शाम तक आपने डिपॉजिट करना होता है आंसर, आपके पास पूरा दिन है सोचने के लिए, पूरा दिन है आपके पास सोचने के लिए। गिव योर बेस्ट इंट्रोडक्शंस, आज से ही अपनी इंट्रोडक्शंस पे काम करना शुरू करना, और कुछ रेलेवेंट हो उससे रिलेटेड टॉपिक से। उसके बाद आर्ट मेटल, आर्ट ऑफ टेराकोटा, आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। एक पैटर्न को समझो, 3 चीजें उन्होंने पूछी थी यहाँ पे 1 2 3, और उन्होंने 3 को ब्लॉक में डाला। आप लोगों ने भी यही करना, जो डिमांड होती है ना क्वेश्चन की, जो वहाँ पे पूछा हुआ है, आप लोगों ने प्लीज उसको ब्लॉक में डालना है। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, इसको डालना है आप लोगों ने, ताकि आपको एग्जामिनर को एकदम से पता लगे कि इसने यार मेटल के बारे में बात की है, ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, इसने टेराकोटा के बारे में बात की है, इसने स्टोन कार्विंग के बारे में बात की है। और गिव योर पॉइंट्स, पॉइंट फॉर्म में लिखना है, जो कि आप लोगों ने किस में लिखा था कि क्या मिस्टेक करते हैं उसमें, कि पॉइंट्स में नहीं लिखते। यस, 1 2 3 4, मैं तो बोलूँगी इनफैक्ट ये 1 2 3 4 मत लिखा करो, सिंपली यू कैन पुट योर एरोज और योर, है ना, कुछ भी आप जो स्टार यूज़ कर रहे हो या गोला यूज़ कर रहे हो वो करो। मैं पता नहीं, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है नंबर्स यूज़ करने, क्योंकि आप एग्जामिनर को बता रहे हो तो सीधे 4 यहाँ पे लिखे, मैंने 3 यहाँ पे लिखे हैं और 4 यहाँ पे लिखे हैं, तो जज कर लेता फटाफट से एग्जामिनर, तो उसकी चांसेस कम हो जाते हैं कि शायद मुझे, अगर ये ना लिखते तो मुझे ऐसा लगता है कि 15-16 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्होंने।
तो ये भ्रमित करके रखना होता है हम लोगों को। ये मेरी सोच है, आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है जी। सो नेवर राइट योर नंबर्स, आई डोंट प्रेफर इट। सो उसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, मेंशन वन डायग्राम। फिर उसके बाद 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। और देखो यहाँ पे किसी ने एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, कभी भी हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते। यहाँ पे बहुत शॉर्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे बताया हुआ है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ऐसे भी मत करो। बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना होता, पर दिस इज़ द आइडियल वन कि 1 और 2 लाइन्स में आपको सम अप करनी पड़ती हैं चीज़ें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 1.5 लाइन, 1 लाइन में। सो ऐसे आपने चीज़ों को ख़त्म करना है। कंक्लूजन में बच्चे बिल्कुल आपने 3 लाइन्स के अंदर इसको ख़त्म करना है। यू गेट दिस, यू गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? समझ में आया? सबसे पहले जो मैं इतनी देर से आप लोगों के साथ वार्तालाप कर रही हूँ, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसी लिखनी चाहिए? हाँ जी, ब्रेनस्टॉर्म, यू हैव टू 1 मिनट, प्लीज़ राइट डाउन द आइडियाज़ फॉर योर इंट्रोडक्शन। क्या क्या आप लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, चैट सेक्शन में लिख दो, कहीं पे भी लिख दो। यू हैव 1 मिनट, बताओ मुझे इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्म। क्या पता है यहाँ पे मैं इसलिए ब्रेनस्टॉर्म करा रही हूँ कि एक नया आइडिया है, मेरे भविष्य के यूपीएससी के है ना आईएएस बैठे हुए हैं, वो मुझे कोई अच्छा आइडिया देंगे, तो बहुत ही एक यूनिक आइडिया लेके आओ। हाँ जी, चलो जी, बताओ क्या बताया। फैक्ट्स, करंट न्यूज़, कोटेशंस, इंट्रो इन द टॉपिक। इंट्रो तो इंट्रोडक्शन ही होता है, ये कौन लिख रहा है? सिमरन। इंट्रोडक्शन मीन्स इंट्रो। करंट स्कीम, स्टैटिस्टिक्स, कोट, श्लोक, डाटा, फैक्ट, कोड, स्कीम्स, एक्ट, पॉलिसी। सबसे खूबसूरत वे क्या होगा? सबसे ज़्यादा एक सबसे आइडियल एक इंट्रोडक्शन क्या होगी? डायरेक्ट आंसर की स्कोप के कंटेक्स्ट में देना, करंट न्यूज़, या एब्सोल्युटली राइट प्रतीक, इट कैन बी योर कंटेक्स्ट। मैं मतलब ये फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मैं बोलूँगी ना कि एग्जामिनर ने क्यों पूछा होगा, दैट विल बी इनटू सम न्यूज़। गवर्नर पूछ लिया उन्होंने, सपोज करो आपका कि गवर्नर की जो आपकी पावर्स है ना, तो वाई इट इज़ डिल्यूटेड है ना, कोई भी ऐसी चीज़ पूछ ली, क्या है उसको बोलते हैं, हाँ, स्टेट इमरजेंसी के बारे में पूछ लिया गवर्नर के कंटेक्स्ट के अंदर, क्या वो आपकी चीज़ों को है ना डिल्यूट कर रहे हैं, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को हर्ट कर रहे हैं हमारा जो गवर्नर है, ऐसी बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि हाँ लेटेस्ट में तमिलनाडु में ये चीज़ चल रही थी, उत्तराखंड में ना 2000 में भी ये चीज़ चल रही थी, रेपिटेशंस में जो गवर्नर हैं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को हर्ट कर रहे हैं, एंड यू राइट योर कंटेक्स्ट, तो मुझे लगता है द बेस्ट प्रेफरेंस इज राइट डाउन द न्यूज़। अगर पता है इफ़ यू नो दैट देन यू कैन राइट, ठीक है। सो सबसे पहला आएगा दैट इज योर, देखो सबसे पहला है यहाँ पे, recently China announced its plan to have the polar silk road through the Arctic and held its claim over the regional sources, है ना, क्या है, that is your news, recently ऐसा हुआ, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इससे भी बढ़िया पता क्या है, अगर यहाँ पे कोई फैक्ट होता, कोई पर्टिकुलर
ये मेरा बड़ी जर्नलाइज स्टेटमेंट है, ये बड़ी जर्नलाइज स्टेटमेंट है। इसी के अंदर ना ये आपके आर्टिक जो रीजन है ना उसका एक स्पेसिफिकली एक पॉइंट बता देते, वो उससे भी अच्छा होता कि यार उस रीजन में ऐसा ऐसा इनकी लड़ाई होगी और चाइना से उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। बी स्पेसिफिक ऑल्सो व्हेन यू आर राइटिंग योर इंट्रोडक्शन। दिस इज ऑल्सो अ वे दैट यू कैन राइट योर इंट्रोडक्शन। द बेस्ट वे इज राइट दिस। और क्या हो सकता है इंट्रोडक्शंस के अंदर, बिल्कुल सही बोला था आप लोगों ने, दैट कैन बी योर कोटेशंस। बट सबसे किसी ने श्लोक्स लिखा था। भैया ऐसा है कि अगर आपने ये श्लोक या कोटेशन अगर कंटेक्स्ट में नहीं लिखी होगी तो एग्जामिनर को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा कि क्या बिगाड़, मतलब कि अपनी जो है कोटेशन डाल रहा है बीच में, कोई सर पैर तो लग नहीं रहा मुझे उसका। तो उस चीज़ वहाँ खेलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अनटिल और अनलेस यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, डोंट प्ले अबाउट योर कोटेशंस। वो सबसे डेंजरस मोड होता है, सबसे डेंजरस, दैट इज योर कोटेशंस। ठीक है जी। सो हाँ जी, और क्या बोला था आप लोगों ने? किसी ने ना कमेटीज के बारे में नहीं लिखा। अगर कोई लेटेस्ट में आपकी कमेटी है, वैसे देखो कमेटी हमारी हम कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं, एंड में कंक्लूजन में भी कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा या फिर आपके पास 2-3 कमेटीज पड़ी हुई हैं बहुत रेलेवेंस में, तो आप कमेटी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको हंगर इंडेक्स का आ जाता है कुछ भी ऐसा, तो उनकी रिपोर्ट के बारे में लिख लो, रिसेंटली इंडिया को ये आपका रैंक मिला है इस कंटेक्स्ट के अंदर, सो यू कैन डेफिनेटली राइट दैट एज वेल। ठीक है, रिपोर्ट्स हो गया हम लोगों का, कमेटीज हो गई, स्कीम्स लिखा था किसी ने, यू कैन राइट इट, बट अगेन कंटेक्स्ट में रहना, आउट ऑफ कंटेक्स्ट स्कीम्स भी मत लिखना, वो भी डेंजरस हो सकता है। ठीक है जी। सो दिस इज द वे गाइज यू कैन डू इट। एक जो परफेक्ट, नेक्स्ट इवेंट के बाद मैं कुछ बोलूंगी ना किसी चीज को परफेक्ट, तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर को, दैट इज योर फैक्ट। फैक्ट, किसी रिपोर्ट, किसी इंस्टीट्यूट, किसी बोर्ड, किसी नेशनल अथॉरिटी ने कोई आपका ना फैक्ट दिया है, कोई आपका परसेंटेज दिया है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। लास्ट वाली लाइन देख पा रहे हो आप लोग, ये वाली लाइंस? कशिश, इज इट विजिबल? देखना यार, ये हो नहीं रहा एक्चुअली। The courts are very crucial for India as they amount for more than 85% of the export by the volume and 80% of by the value. अब ये जो हमारा फैक्ट है ना, अब ये एक दिन में अगेन क्रिएट नहीं होता। रातों रात आप एक बक्सा खोलोगे और उसमें से फैक्ट मिल जाएंगे। वो बक्सा रोज खोलना पड़ता है, उस बक्से का नाम है न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर रोज खोल लो, उसमें देखो कि आपको ऐसे फैक्ट हर रोज मिलेंगे, और इनके ऊपर एक डायरी बनाओ और इसको लिखो। 365 प्रोग्राम में जब आप लोग लिखोगे ना, एक टॉपिक लिखोगे, तो आपका एक ढक्कन खुलता है एक उस टॉपिक के बारे में। अच्छा इरिगेशन, अच्छा पॉपुलेशन, अच्छा यार स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो अ टॉपिक, हाँ अच्छा ये आपका गवर्नर भी एक टॉपिक है, ये आपका अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है। जब ये सारा कुछ खुल जाता है और रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तब आप लोग रिलेट कर पाते हो, ओके मैं ये वाले आंसर के अंदर ये फैक्ट लिख सकता था या लिख सकती थी। तो इन चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे काम करना, और यही इंट्रोडक्शंस पे आपने डेली काम करना है, एवरी डे। मेक श्योर कि आप ये ऐसा ज़रूर करो, ये क्रूशियल ऐसे फैक्ट फिगर ज़रूर लेके आओ। नहीं तो आप सिंपली जो है ना एजुकेशन के बारे में भी बता सकते हो। ये मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इवन दिस ऑल्सो छोटा, 3-4 लाइनों में सम अप करने की कोशिश किया करो इंट्रोडक्शन। राइट, एम आई क्लियर?
ये है बच्चे हमारा फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर एक क्वेश्चन है. एवरी ईयर forests in India are vulnerable and prone to your forest fires. Discuss the causes and effects of the forest fire. सबसे पहले तो फॉरेस्ट फायर्स मतलब कि जो आपका सूखा पड़ जाता है, गीली नहीं होती लकड़, बिल्कुल सूखी होती है तो उसको जल्दी आग लग जाती है. प्लीज़ ब्रेनस्टॉर्म क्या कॉजेज होंगे और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके. 1 मिनट के लिए एक नहीं 2 मिनट के लिए ब्रेनस्टॉर्म करो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फटाफट से. टाइमर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, दैट इज फॉर योर 2 मिनट्स. ब्रेनस्टॉर्म करो फॉरेस्ट फायर्स के बारे में, सोचो. कोशिश मैम. टू मिनट्स दैट इज अबाउट योर फॉरेस्ट फायर्स. जल्दी से. 1 minute is over already. Seconds left guys, 30 seconds left. Causes and consequences. Can we start? Time's up. Time's up guys. चलो जी, causes और consequences बताओ. Causes सबसे पहले. किसी को ये नहीं, वैसे ही बहुत इजी टॉपिक था, तब मैंने डिस्कस कराया है कि एकदम से जो आपके आग लग जाती है ना, हमारे सूखा पड़ जाता है, आगे पीछे भी होता है. कॉजेज दैट इज इंटेंस हीट, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर बर्निंग, drought, human activities, climate change, health hazard. Causes, is it displacement of, नहीं health hazard. अच्छा consequences में बताया, सिर्फ अभी causes पूछा. एग्रीकल्चर वेस्ट मिसमैनेजमेंट, ओके. पॉपुलेशन इंक्रीजेस. डोंट लिमिट योर सेल्फ. जब आपके पास ऐसा टॉपिक आ जाता है ना, ज्योग्राफी का ना जो सिलेबस है उसका ब्रेन मैप खोल लिया करो, उसके टॉपिक खोल लिया करो. जब भी ऐसा हो ना, गो टू योर ज्योग्राफी और उसका जो सिलेबस है उसको खोल लिया करो. आप लोगों ने सिर्फ मेजॉरिटी लिखा है, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट, बहुत अच्छा टॉपिक था, ये डिफरेंट था. इसके अलावा मोस्टली लिखा है क्लाइमेट चेंज. कुछ फ़ोन आ रहा है.
ठीक है, मोस्टली आप लोगों ने लिखा है दैट इज योर क्लाइमेट चेंज, है ना, ग्लोबल वार्मिंग लिखा है, मेजॉरिटी मतलब कि रेपिटेशन ही है आप लोगों की, है ना, ये आपका पॉपुलेशन इंक्रीज है, स्लैश एंड बर्न है, सबने मेजॉरिटी यही चीज़ें लिखी हैं, आप लोग ना अपने देख सकते हो। आप लोग को पहले ही मैंने ना ये समझाया है, इफ़ यू आर राइटिंग यूनिक, ये चीज़ें देखो आप लोगों ने भी यही चीज़ें लिखी है, आप काफ़ी बच्चे बैठे हो यहाँ पे क्लास में, कितने लोगों ने कितना कुछ लिखा है, सिर्फ एक पॉइंट मुझे डिफरेंट मिला, दैट इज़ योर मिस मैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर वेस्ट। मैं एक नंबर, मैं खुश होगी ना कि एक मुझे डिफरेंट चीज़ मिली, एग्जामिनर भी ऐसे ही खुश होगा जब उसको डिफरेंट चीज़ मिलेगी कुछ। अब ये देखो कि अब आप लोग कैसे डिफरेंट दे सकते हो उसको। आप लोगों ने, किसी ने लाइटनिंग स्ट्राइक्स के बारे में लिखा, ऊपर से बिजली गिरती है, नीचे आग लग जाती है, होता ही, यस इट हैपन्स, लाइटनिंग स्ट्राइक से भी होती है। वॉल्केनिक इरप्शन लिखा आप लोगों ने, क्या आप लोगों ने प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स लिखा, द वर्ड इज प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स, क्या लिखा आप लोगों ने, क्या आपने ह्यूमन एक्टिविटीज नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजेज को अलग अलग करके लिखा कि दो चीजें बता दूं मैं, क्या आप लोगों ने कैंप फायर्स लिखा, आउटडोर कैंपिंग लिखा, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण भी आग लगती है, लोग ऐसे ही चले जाते हैं, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो अ रीज़न, वो है ना, थोड़ी सी स्पार्क चाहिए होती है उसके बाद तो हर जगह आग, ठीक है। क्या आप लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, किसी ने एक ने ज़रूर मुझे बोला था, इवन योर फायर वर्क्स गेज, अगर आप डेब्रीज को प्रॉपरली नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, कॉजेज होते हैं जो कि अल्टीमेटली आपके फॉरेस्ट फायर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। सो यहाँ पे इन्होंने ना सबसे पहले फॉरेस्ट फायर्स के बारे में बताया, अगेन मैंने बोला है ये कभी भी ज़रूरत नहीं होती, अगेन द व्हाट इज़ द मिस्टेक फॉर दिस आंसर इज़ कि इन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट फायर, पर इन्होंने जल्दी अपना टाइम पे पेपर ख़त्म कर लिया होगा तो इट हार्डली मैटर्स, छोड़ दो इसको, ठीक है। एज पर एज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 22% of the forest area in India is prone to the forest fire, with northeast and central India being the vulnerable. Is it a fact? Is it also contextual your introduction? Yes, ये दोनों है, रिसेंटली न्यूज़ में भी चल रहा था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया का, एंड ओवरऑल इन्होंने आपके एक फैक्ट के बारे में बात की है और एक रिपोर्ट के बारे में बात की है, एक इंस्टीट्यूट के फैक्ट के बारे में, परफेक्ट इंट्रोडक्शन। अगर हम यहाँ पे ये बताने लग जाएं कि फॉरेस्ट कवर इतना है ना, तो ऑब्वियसली दैट डजंट मेक एनी सेंस। फॉरेस्ट कवर क्यों बताएंगे जब हमें फॉरेस्ट फायर पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने अवॉइड करना है। और देखो इन्होंने कितने ब्यूटिफुली दो बताए हैं, दैट इज़ आप लोगों ने, है ना, जब आप लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे आप लोगों ने क्या इसमें बनाया था, नेचुरल और मैन मेड कॉजेज, मैन मेड लाइटनिंग, है ना, और मैंने आपको कितना सारी चीज़ें बता दी, कैंप फायर, सिगरेट्स, इलेक्ट्रिक स्पार्क, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ टूरिज्म के कारण भी, कॉन्टैक्ट विद द फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है, सोवेशन, ये इंटेंशनली डिस्ट्रॉइंग मतलब की होता है कि आप जानबूझ के स्लैश एंड बर्निंग वाला प्रोसेस कर रहे होते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज करने के लिए। नाउ द सेकेंड पार्ट वॉज योर कॉन्सिक्वेंसेज और इफेक्ट ऑफ योर फॉरेस्ट फायर। अब इसमें क्या क्या लिखा है आप लोगों ने, प्लीज लेट मी नो, कॉन्सिक्वेंसेज में क्या क्या लिखा है, consequences social economic political geographical deforestation, हाँ जी, बाकी श्रुति आप लिख रहे हो इन्वायरमेंटल, सोशल लिख रहे हो, पॉलिटिकल लिख रहे हो, जोग्राफिकल लिख रहे हो, बट क्या, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, इकोनॉमिकल, हाउ एनवायरमेंटल, ये डायमेंशंस ऐसे ही नहीं हम लोगों ने लिख देनी होती, यू हैव टू गिव इन सॉलिड योर पॉइंट्स,
सिर्फ ये आपने डायमेंशंस ही नहीं देखा नहीं आंसर्स में. Yes, population is the one. Decline of your flora fauna or your animal population is the consequence. Destroying their habitat. क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉरेस्ट फायर हो रहा है और फॉरेस्ट फायर की वजह से और ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है. दे बोथ आर रेसिप्रोकल, दोनों ही चलते हैं साइमल्टेनियसली. यू हैव टू राइट दैट. ठीक है. इरोडिंग योर सॉइल इरोजन, पोल्यूटिंग योर एयर. ठीक है. लाइफ जो है हमारी इंडेंजर्ड हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी इंडेंजर हो रही है, कल्चरल हेरिटेज हो रहा है. कॉपी पेस्ट करके मत लिखें प्लीज़. तो गाइज मेक श्योर यू डू दिस. आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस मिल जाएंगे. रिडक्शन इन योर सॉइल फर्टिलिटी, threat to the human settlement, extinction of the endangered species, they are already into the threatened mode, death of the wildlife, destruction of the forest cover, air pollution, even your water pollution guys, even your agriculture also. Why not agriculture? Agriculture will be impacted. We will be more prone to your diseases. जब इतनी आपकी है ना चीज़ें होंगी, ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीज और ज़्यादा होंगी. तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो. एंड जब भी आप लोग ये चीज़ बता रहे हो उसके साथ ही आपको प्रिवेंशन लिखना भी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द प्रिवेंशंस टू इट. प्रिवेंशंस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी, क्रिएटिंग द फॉरेस्ट लाइन्स, ताकि ऐसा ना हो. एक्चुअली फॉरेस्ट लाइन ना बड़ा ही सुंदर वर्ड है और बड़ा ही टिपिकल वर्ड है. ये इन्होंने फेच आउट किया होगा जब वो करंट अफेयर्स पढ़ा होगा. सपोज करो बच्चे ये हमारा फॉरेस्ट है, मैं आपको समझाती हूँ कि कितनी ब्यूटीफुल लाइन है ये. और ना फॉरेस्ट को ना हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ये जो हमारा एरियाज है ना ये वाले, इसको फॉरेस्ट लाइन्स बोलते हैं. यहाँ पे हम लोग इस एरिया को ना जानबूझ के आग लगा देते हैं ताकि अगर यहाँ पे आपके आग लग जाती है तो ये यहाँ पे ना फैले, यहाँ पे भी ना फैले, यहाँ पे भी ना फैले, एक सेगमेंट में ही रहे. तो जानबूझ के कई फॉरेस्ट को आग लगा दी जाती है, डिफॉरेस्टेशन कर दी जाती है ताकि एक फॉरेस्ट जो है फिर दूसरे की चीज़ों को भी बर्बाद ना करे. ये फॉरेस्ट लाइंस होती हैं. और ये तब समझ में आएगा, ये प्रिवेंशंस और क्योर्स तब समझ में आएंगे जब हम लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वहाँ से निकलेंगी ये सब चीज़ें. ठीक है जी. सो अब मैं एक सम अप कर रही हूँ कि हाउ टू राइट एन आंसर का आज का जो मुद्दा है वो मैं एक लाइन में इसको डिक्लेयर कर देती हूँ. दिस इज़ योर आंसर शीट गाइस दैट यू नीड टू फॉलो. जो भी 365 प्रोग्राम में आंसर्स लिखेंगे वो कभी भी मैं काजल मैम को बोल दूँगी कि चेक ही नहीं होंगे अगर आप ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे. यू हैव टू लीव मार्जिन ऑन द बोथ साइड्स. ऊपर भी छोड़ना है, ऊपर क्वेश्चन लिखोगे आप लोग जो आपको मिला होगा और नीचे आंसर लिखना स्टार्ट करोगे. जो क्लास में भी बच्चे हैं मेक श्योर कि आप यही पैटर्न फॉलो करो जब आंसर लिखते हो. पहले क्वेश्चन लिखो, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन कई बार मिसप्लेस हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता कि हमने किस चीज़ का आंसर लिखा हुआ है. अभी आप मॉक तो नहीं लिख रहे ना, इस वजह से आप ज़रूर क्वेश्चन ज़रूर लिखो और साथ में आंसर ज़रूर लिखो ताकि वो आपके इन फ्यूचर आपके काम आए. सो मैं इसको सम अप कर रही हूँ. दिस वोंट टेक मच टाइम क्योंकि हम बातें सारी मोस्टली कर चुके हैं. जब भी हम लोग एक आंसर लिखेंगे थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर. आपको बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे हमने पेपर क्लियर करना है. पेपर क्लियर करने के लिए नहीं लिखना. लाइक एन फ्यूचर एज योर एडमिनिस्ट्रेटर राइट ना, वैसे लिखना आंसर. तब आप लोगों का पेपर क्लियर होगा. इस लाइन का बहुत डीप मतलब है. इससे आप लोगों को एक लाइफ ओपनिंग इवेंट मिलेगा, दैट इज़ कि जर्नल स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती, जर्नलाइजेशन करके नहीं. जो एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर होएगा ना, जो आपका एक पॉलिसी मेकर होता है, वो हमेशा एक ना पर्टिकुलर एक लैंग्वेज ही यूज़ करता है और आपको वही करनी है जब आंसर राइटिंग करोगे. ठीक है जी. एक क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स दो. क्वेश्चन को डिवाइड करो, उसको अंडरस्टैंड करो,
अंडरलाइन करो और ब्रेनस्टॉर्म करो। ब्रेनस्टॉर्म करो 360 एंगल से, और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को अपना ज़रूर देखो विद योर टाइम मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? ये सिर्फ सम अप कर रहे हैं हम, समराइज कर रहे हैं अब चीज़ों को, ठीक है। अंडरलाइनिंग जो होगी बच्चे, दैट इज ओनली 20 to 30% अंडरलाइनिंग होगी चीज़ों की। और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या चीज़ें एक्सक्लूड होंगी? इंक्लूड होगा कोट्स बट रेलिवेंट, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं पे हमने डिस्कस नहीं किया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप लोग कभी भी कुछ लिख रहे होगे ना, जैसे आप लोग बोल रहे थे मैम स्कीम्स, तो स्कीम्स एग्जाम्पल में लिख सकते हो। कोई आपका है ना, कोई ऐसी चीज़ चल रही है, उसको एग्जाम्पल में ज़रूर लिखो। डायग्राम्स मेंशन करो, जानबूझ के करो, प्लीज़ करो। देखा उन्होंने कैसे नटराज का किया था आपका। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिया के, वर्ल्ड के, रीजनल के, और जो अपना स्टेट्स देने वाले हैं, जैसे कोई पंजाब दे रहा है, कोई छत्तीसगढ़ दे रहा है, कोई आपका है ना तमिलनाडु दे रहा है, सबकी अपनी अपनी हो सकती हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप लोग ना रीजनल मैप्स ड्रॉ करो, और अगर आप किसी स्टेट स्पेसिफिक दे रहे हो तो उस स्टेट स्पेसिफिक जो है आपके एग्जाम्पल्स भी आए। तो अगर आप स्टेट की और यूपीएससी की दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आपके स्टेट के एग्जाम्पल जो हैं आप लोग यूपीएससी में जो एक अच्छे लेवल के होंगे वो लिख सकते हो, बट नॉट ऑलवेज, बट समटाइम्स यू कैन, ठीक है जी। ब्लॉक डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बनाओ, करंट अफेयर्स और कन्वेंशनल एरिया स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। क्या नहीं करना, बड़े पैराग्राफ्स नहीं डालने, खुद बताने नहीं लग पड़ना, एक्सप्लेन नहीं करने लग पड़ना चीज़ें, जैसे मैंने फॉरेस्ट लाइन को किया, वो एक्सप्लेन नहीं करनी, वो लिखना और ख़त्म, ठीक है। जर्नलाइजेशन नहीं करनी, कॉपी पेस्टिंग की बड़ी आदत है। अभी भी मुझे नहीं पता, किसी ने ना, मैं गूगल देख रही थी, गूगल से वो लाइनें उठाई हुई थी, कभी भी कॉपी पेस्ट मत करो। जब आप लोग 365 स्पेसिफिकली ये बच्चों के लिए हिदायत है, जब आप लोग लिखोगे ना, आपको कोई टॉपिक नहीं आता, समझ के लिख लो, पॉइंट्स लिख लो कहीं पे, पर बिल्कुल कॉपी पेस्टिंग बिल्कुल मत करना। वो आपका आंसर मे बी आपको यहाँ पे नंबर मिल जाए, पर ज़िंदगी में नहीं नंबर मिलेंगे। कब यहाँ नंबर मिल जाएंगे, मेरे पास भी मिल जाएंगे, बट जो कहीं जाओगे ना वहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे, ना पेपर क्लियर होगा। कॉपी पेस्टिंग कभी नहीं करनी, सब कुछ बंद करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ें लिखनी है। पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाना हम लोगों ने, ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ आओ, वर्ड लिमिट में रहो। ये सेम चार्ट मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। हमेशा कंटेक्स्ट, ये ना आपके 4 C's + 1 होता, दैट इज एनी आंसर शुड बी रिप्लाइड दिस लाइक दिस, कि कंटेक्स्ट बताओ, व्हाई इट इज़ इनटू द न्यूज़, कंसेप्ट पूछा हुआ है तो बता दो, उसके बाद कंटेंट डिलीवर करो, जो पूछा हुआ है उसके बारे में बताओ, उसके बाद कमेटीज़ हैं आपके पास वो भी बताओ, और एंड में कंक्लूजन दो। दिस इज़ योर 4C + 1C की टेक्निक। multi-dimensional, bring inclusion, bring biodiversity related to every stakeholders। stakeholders रह गया था हमारा, owners, leaders, employees, government, society, suppliers, committee, customers, employee, family। अगर आपका एक आंसर 150 वर्ड्स का है, 15 से 20 वर्ड्स में उसकी इंट्रोडक्शन लिखो, कंक्लूजन में 20 to 25, 250 में थोड़ी सी लेंथी कर सकते हो, पर मैं बोलूँगी इसी के अंदर इसको सबमअप करने की कोशिश करो, और जितने भी लेफ़्ट ओवर हैं वो बॉडी में डाल दो। हमेशा याद रखो कि आपको मार्जिन्स छोड़ने हैं, पॉइंट वाइज लिखना है, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करनी, आपको कोई भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी वाइल राइटिंग योर आंसर। स्पेलिंग मिस्टेक्स स्टार्टिंग में अगर हो रही है तो ट्राई टू अवॉइड इट। कई बार ऐसा होता है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाईफाई इंग्लिश यूज़ नहीं करनी, मेक योर आंसर वेरी सिंपल एंड इम्पैक्टफुल गाइस। 365 प्रोग्राम में बस मैं इतना बोलती हूँ कि बच्चे हमेशा ना रोज़ लिखो द आंसर। आप लोग एक परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे फर्स्ट डे पे, पर धीरे धीरे विद योर फीडबैक्स, विद योर इम्प्रूवमेंट्स, एवरी टाइम यू विल इम्प्रूव। आप अपना फर्स्ट आंसर अगर आप लिखते हो तो 10th आंसर के साथ कंपेयर करना,
10th आंसर के साथ ही ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता। और कम से कम 300+ क्वेश्चन ज़रूर कोशिश करना कि एक साल में लिखो। दिस इज़ द मिनिमम, मैक्सिमम कैन बी योर एनीथिंग, बट मिनिमम 300-350 क्वेश्चन मैं बोलती हूँ कि ज़रूर लिखो, क्योंकि उससे आपके हर एक हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हर एक कोई कवर अप होगा। क्योंकि आप 100 लिखोगे ना तो शायद सिर्फ जीएस पेपर 1-2 ही कवर अप होगा। जब 300 लिखोगे या 350 लिखोगे ना, तब कहीं जाके आपका एथिक्स भी आएगा उसके अंदर आपका एसे भी होगा, आपका मोस्टली टॉपिक्स आपके जो हैं, मैं कोशिश करते हैं हम लोग 365 के अंदर कि कवर अप हों। सो अगर आप लोगों को कोई डाउट है, यू कैन प्लीज़ टर्न ऑन योर माइक्स और पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो पूछ सकते हो। और एवरीवन प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमराज। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछ लें। अब मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन है जहाँ मैं आप लोगों को देख रही हूँ। इट डजेंट मीन मैं आपको नहीं देख रही। ठीक है। सुहासी, यस। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि सिर्फ कंटैक्ट लिस्ट में देखा है, आज देख रही हूँ। ठीक है प्रियंका, कोई डाउट आप लोगों के तो प्लीज़ पूछ लें। रोज़ लिखना, कॉन्स्टेंटली लिखना गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोशिश करना कि दिन में सिर्फ 10 मिनट निकाल के ना आंसर लिख देना, चाहे जैसा मर्जी लिखो, इट डजेंट मैटर, बट रोज़ लिखना। एंड जो कोचिंग वाले हैं आप लोगों को तो मिल ही जाते हैं, पर अगर आप अलग से ज्वाइन करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपका लेवल अच्छा है या आप अलग से डेडिकेट करना चाहते हो अपना टाइम शेड्यूल, यू कैन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।